कमेंटोर AK सिंह और आज हम चौथी क्लास यानी कि फोर्थ क्लास देखेंगे। इससे पहले हमने CTET की 3 क्लास देख चुकी हैं यानी कि क्लास 3 देख चुकी हैं, 1 2 3 और आपको तीनों के तीनों चैनल पर मिल जाएंगे। तो उन्हें जाकर देखिए कि CTET में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्या क्या होते हैं। तो CTET के जब कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तभी आप पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का जो सेशन है यानी कि आज की जो क्लासेस हैं उसे देखेंगे और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, CTET का मतलब ही कॉन्सेप्ट समझना, यानी कि कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे तभी आप पेपर को हल कर पाएंगे। खासकर ऑनलाइन बेस्ड जो एग्ज़ाम है यानी कि OB जो पेपर है, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है यानी कि OBE यानी ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम में आपको खास कर ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और ख़ासकर CTET जैसे पेपर को कॉन्सेप्ट के बिना समझ में नहीं आएगा। जो 75 नंबर की जो पेडागोजी है वो कॉन्सेप्ट बेस ही है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया या टैग वर्ड समझ लिए तो आपको पेपर में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि 150 में से जो 75 नंबर पेडागोजी के होते हैं वो आप ला सकते हैं। हर सेक्शन में 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों की उपलब्धता के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। यानी जब मूल्यांकन वाली बात आती है तो मूल्यांकन में सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ग्रेड पद्धति की प्रक्रिया, यानी ग्रेड की पद्धति प्रक्रिया। अब क्यों बेहतर है आपको देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको लेके चले, तुलनात्मक मूल्यांकन और श्रेणी पद्धति मूल्यांकन, यानी कि अगर हम श्रेणी पद्धति और तुलनात्मक लेके चलें, तुलनात्मक जो होता है जैसे कि तुलनात्मक मूल्यांकन है उसमें आपको तुलना करनी जा रही है, यानी कि तुलना करी जा रही है X बच्चे से X बच्चे की Y बच्चे से। जब तुलनात्मक मूल्यांकन होगा तो एक तरह से नुकसान होता है या अच्छा मूल्यांकन नहीं माना जाता। श्रेणी वाला मूल्यांकन यानी कि श्रेणी आती है, श्रेणी 1 और 2 3। जब श्रेणी पद वाली यानी श्रेणी प्रदान की जाती है यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तब भी एक बच्चे में भेदभाव या कास्ट वाली सिस्टम आ जाए, यानी कास्टिज्म सिस्टम होता है एक तरह से। जैसे आमिर खान की कौन सी मूवी है 3 इडियट, यानी कि वो जो कहता है कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास थर्ड क्लास, यानी कि एक तरह से कास्टिज्म वाला सिस्टम ही। ग्रेड पद्धति में इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि थोड़ा सा ग्रेड पद्धति इन दोनों पद्धतियों से आसान रहती है, क्योंकि ग्रेड में आपको पता है A++, या B+, इस तरह से होते हैं ग्रेड। और ग्रेड में जब हम लेके चलते हैं तो ग्रेड में जो 10 डिजिट यानी कि 10 के डिजिट के बच्चे हैं वो एक ही ग्रेड में आ जाते हैं और थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। तो वो है शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था की बात की गई है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और शैशवावस्था आपको पता है इन्फेंसी एज क्या कहा जाता है। और इन्फेंसी एज आपको देखिए, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये सारी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। शैशवावस्था कब होती है, वृद्ध अवस्था कब होती है, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है, तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, यानी कि उद्देश्य नहीं है, उसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो वो है अध्यापक और अधिगम प्रक्रिया की शिक्षण का केंद्र क्रियाकलाप बनाना, यानी कि शिक्षक का जो केंद्र है। और आपको पता ही है टीचर सेंटर की जगह स्टूडेंट यानी चाइल्ड सेंटर वाली बात आ गई, यानी क्लासरूम चाइल्ड के ऊपर होता है, इसलिए टीचर क्लासरूम की जगह चाइल्ड क्लासरूम बोला जाता है, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए
सभी छात्र समान शिक्षा के अवसर। अगर देखिए ये बात करी है भेदभाव वाली, यानी कि भेदभाव की बात करी गई है, तो भेदभाव की बात करी है और वो भी जाति को लेकर, यानी कि जाति से लेकर भेदभाव की बात करी, यानी कि एक होता है मेल और फीमेल को के ऊपर भेदभाव और एक होता है जाति के लेकर भेदभाव। फिर आता है तीसरा नॉलेज को लेकर भेदभाव, यानी कि नॉलेज को लेकर भेदभाव। तो ये तीनों जो भेदभाव है टीचर करता है जाता। बहुत से स्कूलों में देखा जाता है कि इस चीज़ को लेकर भेदभाव होता है, पर जो अच्छा टीचर यानी गुड टीचर होता है वो स्टूडेंट को देखता है और स्टूडेंट को उसको अवसर प्रदान करता है, यानी कि उससे ऊपर उठाने की बात करता है, ना कि उसकी जाति देखकर उसे पढ़ाता है या फिर उसे उसकी नॉलेज देखकर पढ़ाता है या उसके पैसे को देखकर पढ़ाता है। अगर ये सब चीज़ें देखकर पढ़ाता है तो वो टीचर नहीं है, यानी कि टीचर के उसमें कोई भी गुण नहीं है। इसलिए सभी बालकों के समान शिक्षण के अवसर समान होते हैं, यानी समान अवसर मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ मिलेगा? तो सबसे कम लाभ मिलेगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, यानी कि जो पढ़ने में उच्च स्तर के। देखिए ऑडियो ऐड, विजुअल ऐड और ऑडियो विजुअल ऐड, तीनों जो ऐड होते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कक्षा में यानी क्लासरूम में सभी जो देखिए उच्च स्तर होता है एक, आपको पता है, और सामान्य और स्तर और होता है निम्न स्तर, यानी कि निम्न स्तर। जो ये तीनों स्तर होते हैं, ये जो दो बच्चे होते हैं इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करा जाता, यानी उच्च स्तर के बच्चे के लिए क्लासरूम में कोई भी कार्य नहीं करा जाता। आज इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो सीटेट आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जब सीटेट पास कर लेंगे तो केवीएस या एनवीएस की जब तैयारी करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो उच्च स्तर का बच्चा होता है उसको टीचर ध्यान में रखकर कोई भी चीज़ बनाता नहीं है। वैसे ओवरऑल जो डेवलपमेंट करता है लेसन प्लान का, यानी कि लेसन प्लान का जो मेकिंग होती है, जो बनाए जाते हैं, वो सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पर जो मध्यम यानी निम्न स्तर का जो बच्चा होता है और सामान्य स्तर का जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा देखकर, यानी उसको ज़्यादा ध्यान में रखकर लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है, यानी कि अधिगम सामग्री या किसी भी सामग्री को उन्हीं के हिसाब से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सूचनात्मकता का पोषक करता है? तो वो करता है प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतरजनक यानी प्रतिभा को पोषण करने के लिए प्रश्न करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अवसर प्रदान करना टैग वर्ड है। सबसे पहली बात यह है टैग वर्ड की बात याद रखना। टैग वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड की बात भी ध्यान रखना। और अवसर प्रदान करना केवल नेगेटिव टैग वर्ड में है। अवसर प्रदान करना, मौके देना, इस तरह के जो टैग वर्ड है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आता है सृजनात्मकता के पोषण की बात कर रहा है और बात कर रहा है किसकी? प्रत्येक शिक्षार्थियों को उसके प्रतिभा के पोषण के लिए प्रश्न पूछना। देखिए ये क्लासरूम है, यानी कि क्लासरूम में आप टीचर हैं, ठीक है, बच्चे हैं आपके यानी स्टूडेंट हैं ये, और आप यहाँ पर खड़े हैं और जितना आप बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछिए और आंसर उनके माइंड से ही निकलवाइए, तो जो ये वाली क्लासरूम होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। एज एक क्लासरूम में आपने पढ़ाया और वहाँ से आ गए। यहाँ के जो बच्चे होंगे वो अपने क्लास में डिसिप्लिन में भी रहेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। तो इस तरह से जब प्रश्न पूछने के अवसर उन्हें प्रदान किए जाएंगे तो वो जो स्लो लर्नर भी होगा वो भी उसके दिमाग में जो प्रश्न आएगा अपने टीचर से पूछेगा, और टीचर से जब पूछेगा तो वो आपको इफ़ेक्टिवनेस आएगी जो क्लासरूम में, यानी इफ़ेक्टिव क्लासरूम डेवलप होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अधिगम की प्राकृतिक दशा
के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है किल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्लविन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आपको मैंने पहले ही कहा था जो भी क्लास रूम या इस तरह के क्वेश्चन है, यानी सी टेट के जो फेवरेट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको सी टेट वाला जो अभी ऊपर मैंने पढ़ा वो है, और जो ये इस तरह के क्वेश्चन है यानी कि अधिगम के प्राकृतिक दिशा या सिद्धांत के क्वेश्चन है, सिद्धांत के क्वेश्चनों में आपको ओल्ड पेपर से सारे क्वेश्चन निकाल कर एक पेपर पर लिख लेने हैं, और पेज पर लिखने के बाद उन्हें अलग से रख लीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम 150 में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और डायरेक्ट हिट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें समझना नहीं है, कुछ नहीं करना, और चेंज भी नहीं होते हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यूपी टेट है, देखिए यूपी टेट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, पर सी टेट में कम क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बालकों को सिखाने के लिए अभिप्रेरणा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा तो वो क्या था? अवसर प्रदान करना, यानी कि अवसर देना। तो और यहाँ पे अभिप्रेरणा कराना, यानी कि अभिप्रेरित कराना या अभिप्रेरणा उसे देनी, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। और आप टीचर हैं तो टीचर का मतलब ही ये है कि कोई भी आपके लिए स्टूडेंट नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, यानी कि जो भी स्टूडेंट है आपके लिए एक बच्चे के समान है, और आप उसको ये नहीं मानेंगे कि नॉर्मल है या फिर उसे निम्न स्तर का नहीं मानेंगे, उस आपके लिए वो सभी स्टूडेंट एक समान है, यानी कि नॉर्मल चाइल्ड भी, जो निम्न स्तर का है वो भी, उच्च स्तर का है वो भी, बिल्कुल एक समान, एक ही स्तर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए उसे अभिप्रेरित करेंगे, यानी कि मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में इन्वॉल्व रहे, यानी क्लासरूम में इन्वॉल्व होना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए अवसर तत्व है, यानी कि अवसर जो आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण, यानी कि एक तरह से आपको जब ये आप बात आती है, अब इसे बात को हम इस तरह समझते हैं। आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा है, ठीक है, या फिर आप ही किसी से अपने बात को रखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से रखेंगे? भाषा के द्वारा। अगर कोई भी भाषा नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अगर ये भाषा है, यानी कि ये भाषा किस तरह की? हिंदी भाषा है, यानी कि हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा को हम जब पढ़ेंगे तब ज्ञान अर्पित करेंगे, यानी ज्ञान को अर्जन करेंगे। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती तो आप अधूरा महसूस करेंगे इस चीज़ को सीखने के लिए। तो इसलिए भाषा का जो महत्व है बहुत ही महत्व जाना जाता है। किसी भी ज्ञान को, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो भाषा इसलिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, या कोई भी हो ऐसा हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समाधान की अंतर्दृष्टि, यानी कि समाधान के अंतर्दृष्टि के संबंध में किसके द्वारा वन मनुष्य पर किए गए प्रयोग का उल्लेख, यानी कि वन मनुष्य कोलर की बात कर रहा है। देखिए वन मानुष, यानी कि वन मानुष क्या कह रहा है? मंकी की बात कर रहा है, यानी वन मानुष एक तरह से। और आपसे ये पूछा जाता है कोलर ने जो वन मानुष पर जो प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था। और सुल्तान जो चिंपैंजी था उसे क्या क्या चीज़ की बात कही थी? 4 पिंजरे थे। 4 पिंजरे वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, अगर आपने बीएड करी होगी तो। 4 पिंजरे में एक में उसे केले के ऐसे ही रख दिया था, जो उछल के उसने केला खा लिया था, फिर डंडी के सहारे, यानी कि और ऊंचा कर दिया, फिर उसने बॉक्स रखा, फिर उसके और ऊंचा, फिर डंडी के सहारे, और आखिरी में उसे 2 डंडी जोड़कर। तो ये वाली जो चिंपैंजी कॉलर बर्ड वाली कहानी है, वन मानुस वाली कहानी, ये आपको पता होनी चाहिए। कहानी भी पूछी जा सकती है सी टेट में, जो आज का दौर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक का व्यक्तिगत अनुवांशिक, यानी वंशानुगरण और वातावरण का क्या होता है? यानी कि एक तरह से गुणात्मक प्रक्रिया है, यानी कि गुणात्मक प्रतिरूप होता है। देखिए
व वंशानुक्रम तथा वातावरण जो चीज़ें हैं, चलिए दोबारा लिख के देखते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये जो चीज़ें हैं वंशानुक्रम, आप यानी कि आपके फादर एक्स हैं और उनके फादर एक्स एक्स यानी एक्स वाई जेड है, ठीक है, और आपकी मम्मी वाई है और इनके जो फादर हैं वो वाई जेड हैं, यानी कि इनका जो ना ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर, और इनसे जो ट्रांसफ़र हो इनको, और जो इनका जो रिलेशन बनेगा, इन दोनों का रिलेशन बनेगा, उनसे जो नया चाइल्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स वाई निकलेगा। और एक्स वाई का जो होगा, जो चीज़ें होंगी जैसे आँख, नाक, कान, रंग, त्वचा, सेल, ब्लड ग्रुप, इनसे मैच करेगा, यानी या तो मम्मी का होगा या उसके फादर का होगा, दोनों में से एक का होगा। आँखें होंगी सेम होंगी, इन दोनों में से एक की होंगी। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती जाती है वंशानुक्रम में। और फिर आते हैं वातावरण की बात। नेक्स्ट आता है वातावरण। अब आप जैसे वातावरण में रहेंगे, यानी कि आप है कैसे वातावरण में, संयुक्त परिवार में, यानी कि संयुक्त परिवार में, और कोई बच्चा है सिंगल परिवार में, यानी कि उसके पापा मम्मी और बच्चे हैं, तो यहाँ से वो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। और जिस तरह की चीज़ें सीखेगा, यानी उसके चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, दादी भी है, दादा भी है, तो इन सब से जब सबसे वातावरण का जो प्रभाव पड़ेगा यहाँ से, वो अलग अलग चीज़ें सीखेगा, ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। और फिर उसके आस पड़ोस कैसा है, कैसा उसका फ्रेंड सर्कल है, तो वातावरण पर भी बहुत सारा जोर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अनुभाज्य अधिगम सिद्धांत। क्या क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से कौन सी हो सकती है। देखिए अनुभवजन्य जो बात है उस तरह से उसका अनुसार इस सिद्धांत का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सिद्धांत की सहायता में शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने की सहायता मिलती है। देखिए अनुभव अधिगम सिद्धांत में शैक्षिक उपलब्धि की बात कर रहा है, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि की बात कर रहा है, और उसके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसमें देखिए सहायता शिक्षार्थी को, यानी कि शिक्षार्थियों की सहायता को अधिगम स्रोत के संसाधनों की व्यवस्था करने वाली बात कही गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो यानी कि देखिए अब अगर हम टैग वर्ड से काटें तो केवल 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 सारे कट जाएंगे। अगर यहाँ नहीं होता तब तो ये इनमें से कोई सा एक आ जाता, पर अगर जब नहीं वाली चीज़ नहीं पूरी हो रही है तो केवल वाले टैग वर्ड काट दीजिए, यानी केवल वाले जो टैग वर्ड है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, और आपका सीधे हो जाएगा सामान्य और अधिगम शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट की बात करिए, सामान्य और अधिगम वाली बात की, तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरह से सीधे सीधे, इतनी लंबा चौड़ा की बात नहीं लेके चलें। देखिए सामान्य और निम्न जो बच्चे हैं यानी स्टूडेंट हैं उनको एक साथ पढ़ाने वाली बात कही गई, यानी कि कोई भी अगर अपंग है या फिर उससे फिजिकली हैंडीकैप है उसे भी सामान्य बच्चे के साथ पढ़ाने की बात कही है। और एक चीज़ और, सामान्य बच्चे का कॉन्सेप्ट है मतलब मिक्स क्लासरूम, यानी सामान्य शिक्षा का मतलब ही है मिक्स क्लासरूम, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है, मिक्स क्लासरूम की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पढ़ने से संबंधित अक्षमता, यानी पढ़ने से संबंधित क्षमता क्या है, आपको बताया था, मैंने कई बार बता चुका, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, ये तीनों चीज़ पूछी जाती। तो ये पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित, यानी लिखने संबंधित, लिखने से संबंधित, और डिसकैलकुलेशिया है मैथ से संबंधित, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर हैं जॉन डी, यानी कि जॉन डेविड हैं इसके पक्षधर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कक्ष में शिक्षार्थियों को, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जो इसमें देखिए, कक्ष में शिक्षार्थी को एकीकृत करने में सहायक व्यक्तिगत कारक, यानी कि व्यक्तिगत कारक क्या है? तो आपको पता ही है, शिक्षार्थियों की जिज्ञासा का विकास करना। यानी कि देखिए, अब जिज्ञासा वाला जो टॉपिक है उसे आप समझिए। जिज्ञासा वाला टॉपिक इस तरह से लेके चलते हैं हम, किसी भी क्लासरूम में, यानी कि क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्लासरूम में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, यानी क्लासरूम को इफ़ेक्टिव, डिसिप्लिन और क्लासरूम में आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि उसकी महत्वता उच्च लेके ले चलने के लिए एक तरह से जिज्ञासा पैदा करनी जरूरी है। देखिए, अगर आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आज ज्योग्राफी बोरियत मान रहे हैं कि बच्चे बोरियत है, तो ज्योग्राफी में जब तक आप बच्चों के दिमाग में उसकी या उनके हृदय में उसकी जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। फिर दूसरा, डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते और उच्च स्तर पर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो जिज्ञासा वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी बालक के व्यवहार में निर्धारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा व्यवहार उत्तम होता है? ठीक है, तो उत्तम वाली बात जब आती है तो आपको पता होना चाहिए व्यवहार की उत्तम, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तब, तो उसमें, यानी कि एक तरह से जब उसमें अनेक प्रेरक होगी, ये बात होगी, तो उसमें से कुछ अधिक प्रभावित होगा, यानी कि एक तरह से उसके सामने 10 चीज़ रख दी, ठीक है, 10 में से उसमें से कुछ अधिक प्रभावित होंगे, यानी कि 10 में से कुछ अधिक प्रभावित होंगे। ये बात कही गई है बालकों के व्यवहार को निर्धारित करने वाली बात में से लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो वो है कोलरबर्ग। सीधे सीधे आपको पता ही है इनका आंसर, कोलरबर्ग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए, तो महत्व देना चाहिए सभी को समान रूप से। अभी दोबारा हम ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, यानी कि आपको सभी को, यानी क्लासरूम में, कक्षा में समान मानना है सभी को, यानी कि समान मानना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यानी कि बॉय हो या गर्ल हो, सभी को समान मानना है क्लासरूम में। फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी स्तर का हो, सबको समान मान के तभी एजुकेशन देनी है। यानी कि एजुकेशन का मतलब ही ये है कि सभी को समान मानकर एक तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी। चलिए आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार इनमें से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो वो किसका है? शिक्षक बालकों के व्यक्तिगतता को तौर पर विकसित करे, यानी कि एक तरह से, यानी क्या कह रहा है, शिक्षक बालक के व्यक्तिगत का कहाँ तक विकास कर पाता है। देखिए, अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है ये, क्लासरूम की बात आ रही है और आपको पता है बाल केंद्रित क्लासरूम है आजकल, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में आपको जो स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट की आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, सारा डेवलपमेंट करना है उसका, यानी कि फिज़िकल भी, मेंटली भी, और उसका नॉलेज में भी, और एक्स्ट्रा में भी, यानी अदर में भी, नॉलेज में भी, मेंटली भी और फिज़िकली भी, यानी कि इन सब चीज़ों में आपको विकास करना है। स्टूडेंट के आप हैं भगवान। अगर टीचर ये मान के चले कि मैं उसका सब कुछ हूँ और मुझे ही उसको ऊपर उठाना है, तो तभी वो टीचर एक बच्चे का अच्छी तरह से विकास कर सके।
अगर ये सोचेगा कि मुझे इस बच्चे को ऊपर लेके चलना है यानी और इसको नीचे लेके चलना है, तो तब दिक्कत हो जाएगी। यानी कि वो टीचर नहीं है। टीचर सभी को समान मानता है, सभी को समान मान के सभी के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है, ये भी बात आती है, यानी कि विकास करने की बात आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। 21 पे क्या कह रहा है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, तो वो है चिंतन के साथ समर्थक रूप से समायोजन। यानी कि चिंतक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है समायोजन करने के लिए। जब तक आप चिंतन नहीं कर पाएंगे, यानी देखिए मानसिक और सामाजिक इम्पोर्टेंट है, प्रभावी मूल्यांकन भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे बड़ी बात आती है चिंतन की बात। जब चिंतन नहीं कर पाएगा, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसमें कहानी होती है, और कहानी का जो रोल होता है वो कल्पना वाला रोल होता है। यानी कल्पना पहले से उसमें होती है, यानी कल्पना करने की क्षमता विकसित कर दी जाती है। और जब कल्पना करने की क्षमता हो जाएगी तो वो चिंतन करने लगे, और चिंतन जब करेगा यानी कि उसे ये पता चल जाएगा कि धरती गोल है और धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है। और पहले जब छोटी क्लास में तो उसे ये पढ़ाएगा कि धरती गोल है, और गोल धरती को आप एक अंडे के रूप में या फिर अंडेकार के रूप में देखिए, धरती घूम रही है इस तरह के, या उसकी चीज़ें कल्पना करके जब उसे चीज़ें वो चिंतन के तौर पर लेके जाएगा, तभी वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व, यानी कि क्या कह रहा है, मीरा की सहेलियों का व्यक्तिगत और सामाजिक सहयोग सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है भाषा के बहुत आकर्षण। अभी ऊपर लेके चल रहे थे, यानी कि बात भाषा का आकर्षण। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें भाषा का इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप जीरो से लेकर यानी कि जीरो से लेकर 100 तक भी जाते हैं, तब भी आपको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऊपर उठते चल जाएंगे, ऊपर उठते हैं। अगर आपने पहले फर्स्ट क्लास करी, 12th तक पहुँचे, 12th से ग्रेजुएशन करी, यानी ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड करी, बीएड के बाद अब आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पास करेंगे, सीटेट पास करने के बाद अपने टीचर की तैयारी करेंगे, टीचर की जॉब की तैयारी करेंगे। तो ये सब चीज़ें प्रक्रिया है, आप भाषा के द्वारा ही सीख रहे हैं। और भाषा का जो रोल होता है फिर आता है, यानी ये तो हम क्लासरूम या फिर एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने की भाषा से आप जो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ तक आगे फिर आते हैं सामाजिक स्तर पर। अगर भाषा में आप अच्छे नहीं हो, गाली गलौज करते हैं या फिर इस तरह की जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तू ता, यानी इस तरह के जो अपशब्दों का जो व्यवहार है आपकी भाषा में है, तो आप उसको श्रेष्ठ यानी आप उस किसी भी व्यक्ति के को अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि अपनी तरफ खिंचाव पैदा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत से नेता बिल्कुल जीरो होते हैं, यानी नेताओं का मतलब होता है जीरो। ठीक है, नेताओं का मतलब जीरो है। और बहुत सारे नेता इतनी इफ़ेक्टिव स्पीच देते हैं, उनको हीरो मानने लगते हैं। तो यह एक कारण है स्पीच यानी भाषा के आकर्षण का। अगर भाषा इस तरह की इफ़ेक्टिव बने, आप हो अगर आप क्लासरूम में खड़े होकर भाषण देने लगे और आपका भाषण इतना इम्प्रेसिव हो कि लोग बाग सुनते रहें, कोई भी हल्ला गुल्ला ना करे, तो वो एक इम्प्रेसिव भाषण है। ऐसे ही क्लासरूम में अगर आप क्लासरूम में इतना अच्छा भाषण देंगे या फिर इतना अच्छा पढ़ाएंगे, तो कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, और इन सब चीज़ों को ज्ञान को प्रवाह कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयोगी नहीं है, पहले तो नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, तो वो है छात्र छात्राओं को दोनों वर्गों में बांटकर उनको सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, यानी कि उसे बांटने वाली बात करें तो ये आ जाएगा गलत। आप देखिए, बॉय और गर्ल वाली बात करें, अगर आप कक्षा में यानी क्लासरूम में उन दोनों को बांट के चलते हैं, तो ये
एक तरह से लैंगिक भेदभाव हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप क्लासरूम में एज ए टीचर सेलेक्ट होते हैं तो एक लड़का और एक लड़की इस तरह बैठाइए, या फिर एक रो लड़के की, एक रो लड़के की, एक रो लड़के की, एक रो। अगर आप कोएड स्कूल में हैं तो यानी कोएड स्कूल मतलब दोनों लड़के और लड़की एक साथ। और अगर बॉयज़ स्कूल में या फिर गर्ल्स स्कूल में तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप उनको उनके सहपाठियों या फिर उनके सहपाठी बोल रहा हूँ, उनके जो मित्र हैं उनके साथ पढ़ाइए। क्योंकि उनके जो मित्र हैं उनके साथ जब बैठा के पढ़ाएंगे तो वो भले ही बात करें, और बात करने का तोड़ क्या है, आपको अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा तो वो जल्दी सीखेंगे। यानी कि रोहन यानी राम और एक शाम दोनों दोस्त हैं, दोनों एक ही बेंच पे बैठाए तो राम शाम जब बात भी करते रहेंगे ये भी सोचेंगे। अगर आप ज्योग्राफी का या मान लीजिए हिस्ट्री का अकबर पढ़ा रहे हैं या बीरबल पढ़ा रहे हैं या फिर 1857 के क्रांति पढ़ा रहे हैं तो ये जो राम और श्याम हैं दोनों ये बोलेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुई यार, क्यों हुई, इतने सारे लोग मर गए। ये सब चीज़ें दोनों का डिस्कशन भी होगा, बात करने के साथ साथ डिस्कशन भी होगा, और डिस्कशन होगा तो कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं होगा और वो ज्ञान का प्रभाव भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना है? तो वो है यानी किसका कारण माना है? तो वो है मन का, यानी कि मैन। किसने माना? मैन। और एक चीज़ और, क्रो एंड क्रो वाली जो बात है, ये क्वेश्चन आपको देखिए, क्रो एंड क्रो का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप हिंदी या फिर इस तरह की जो लैंग्वेज छोड़कर लेके चले तो क्रो एंड क्रो उसका आंसर मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। वह आकलन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता, तो वो क्या होता है? विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि स्कूल में जो होते हैं मूल्यांकन यानी कि आकलन होता है, यानी कि स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसकी बात कही गई, यानी स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम की बात कही गई है। और स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम में देखिए बोर्ड जो ऑनलाइन जो बोर्ड होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड में नॉर्म्स हैं कॉपी चेक करने की, यानी रूल्स हैं कॉपी चेक करने के भी, तो वो वहाँ तक सीमित नहीं, यानी 10वीं और 12वीं में रूल्स के हिसाब से कॉपी चेक होती। अब आती है प्रक्रिया स्कूल के जो बेस होता है एग्ज़ाम, तो उसमें कोई भी इस तरह का रूल नहीं होता और कुछ भी पैटर्न नहीं होता है, यानी कि टीचर अपने अनुसार कॉपी को चेक कर सकता है। ठीक है बच्चों, जो इस चीज़ को जो आप समझ रहे हैं, आप तब समझेंगे जब आप टीचर बन जाएंगे खुद। जब टीचर बन जाएंगे तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। क्योंकि सीटेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ों को समझ से के ही मिलेगा। को आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें सीख रहे हैं वो चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है हमें। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे और क्वेश्चन को देख के आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में वीडियो है, तो वो आपकी गलतफहमी है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को सी टेट में समझना। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में तो सीधे क्वेश्चन पढ़िए, बस क्वेश्चन पढ़िए और छुट्टी, और कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि सी टेट के जो अभी तो आपको यहाँ छोटे छोटे आंसर मिल रहे हैं, वहाँ पे मिलेंगे लंबे लंबे आंसर, यानी कि ऑप्शन जो होंगे वो लंबे लंबे होंगे, और लंबे लंबे आपको पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक तो 150 जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ उनको समझने की भी आदत होनी चाहिए, यानी कि समझने की आदत होनी चाहिए। और समझे तभी जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, और आप इससे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें जितने भी स्टूडेंट हैं जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जल्दी आपके लिए एक चीज़ और आने वाली है, तो
उसका भी लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।